हेलो एवरीवन। ग्लोबलाइजेशन के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया के द्वारा लिए गए उन स्टेप्स से इंडिया को कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया को ग्लोबलाइजेशन के मेजर्स से कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। 1991 में जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन के लिए स्टेप्स लिए तब हमने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। तो जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन करने का सबसे पहला इम्पैक्ट तो हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, फॉरेन ट्रेड में इजाफा होना। 1991 में हमने काफ़ी हद तक ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया था और उसके बाद भी हम धीरे धीरे ट्रेड बैरियर्स को और ज़्यादा कम करते आए। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इंडिया की फॉरेन ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। फॉरेन ट्रेड कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई इसके लिए हम लोग डेटा चेक करते हैं। 1991-92 में हमारी एक्सपोर्ट्स 1.5% की दर से कम हो रही थी। जैसे ही हमारी इकोनॉमी को हमने ओपन कर दिया, हमने फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया। 2 साल के अंदर ही हमारी एक्सपोर्ट्स 20% की दर से इंक्रीज़ होने लगी। अगर हम इम्पोर्ट्स का ग्रोथ रेट देखें तो 1991-92 में हमारी इम्पोर्ट्स 19% की दर से कम हो रही थी। ये वो टाइम पीरियड था जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी कम हो गई थी कि इम्पोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा इतनी थी ही नहीं। इसलिए इंडिया ने इम्पोर्ट्स पर काफ़ी बैन लगा दिया था ताकि हम सिर्फ उन चीज़ों का इम्पोर्ट कर पाएँ जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू किया, 3 साल के अंदर ही हमारे इम्पोर्ट्स 23% की दर से इंक्रीज़ होने लगी। इसके अलावा 1991-92 में वर्ल्ड की टोटल ट्रेड में इंडिया की हिस्सेदारी सिर्फ 0.53% थी। पिछले 3 डेकेड से हम लोग ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते आ रहे हैं, हम लोग फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2017-18 में वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया की हिस्सेदारी 2.34% हो गई है। अब देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड में इंक्रीज़ की वजह से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स हुए। सबसे पहले तो इंडिया के ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स अब बाहर से बेटर क्वालिटी मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो कम कॉस्ट पर ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दूसरा, इंडिया के ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्केट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। अब ना सिर्फ वो अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच सकते हैं बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिनकी वजह से उनकी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। दूसरा बेनिफिट है इंडिया के कंज्यूमर्स को। इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए मार्केट में ज़्यादा चॉइस अवेलेबल है, उनको ज़्यादा क्वांटिटी और बेहतर क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल है मार्केट में। तीसरा, इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ देखी गई है 2 रीजंस की वजह से। एक तो इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वो ना सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट्स के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, विदेशी कंपनीज जब इंडिया में आके प्रोडक्शन करेगी तो उसको भी हम इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के लिए स्टेप्स लेते वक्त हमने फॉरेन ट्रेड के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया था। तो जाहिर सी बात है जब हमने 1991 में अपनी इकोनॉमी को खोला तो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इंडिया का नेट एफडीआई डेटा हम लोग देखते हैं। याद रखना, हम यहाँ नेट एफडीआई की बात कर रहे हैं। नेट का मतलब है एफडीआई इनफ्लोज माइनस एफडीआई आउटफ्लोज, यानी कि विदेशी कंपनीज ने इंडिया में कितना निवेश किया माइनस कि इंडियन कंपनीज ने विदेशों में जाकर कितना निवेश किया। अगर नेट एफडीआई पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि विदेशी कंपनीज इंडिया में ज़्यादा निवेश कर रही है एज़ कम्पेयर टू कि इंडियन कंपनीज विदेशों में कितना इन्वेस्ट कर रही है। 1993-94 में हमारा नेट एफडीआई का डेटा था $586 मिलियन, जो कि धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। 2014-15 में ये $32,627 मिलियन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब विदेशी निवेशक इंडिया में आकर इंडिया की सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल करते हैं, जैसे कि उन्होंने इंडिया की किसी कंपनी के शेयर परचेज़ या सेल किए, या इंडिया की कंपनीज़ के डिबेंचर्स परचेज़ या सेल किए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उन्होंने निवेश किया, उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 1993-94 में इंडिया की नेट एफपीआई थी $3600 मिलियन।
जैसे जैसे हमने एफपीआई के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाई, इंडिया की नेट एफपीआई इंक्रीज होती गई। 2008-9 में इंडिया की नेट एफपीआई काफ़ी हद तक फॉल हो गई। 46,000 मिलियन डॉलर से रिड्यूस हुई इंडिया की नेट एफपीआई। रीज़न था 2008-9 के क्राइसिस। इंडिया ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक हटा रखे हैं। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर जब चाहे इंडिया की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकता है और जब चाहे उनको बेच भी सकता है। इसी रीज़न की वजह से 2008-9 में इंडिया की नेट एफपीआई इतनी ज़्यादा फॉल हो गई। 2008-9 में जब वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा था, लोग अपनी जॉब खो रहे थे, तो उनको पैसे की ज़रूरत थी। पैसा उन्होंने निवेश कर रखा था इंडिया में, तो वो इंडिया की सिक्योरिटीज़ को सेल करके पैसा अपने घर वापस ले जाना चाहेंगे। जब उन्होंने एकदम से इंडिया की सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू किया और अपनी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकाल कर बाहर ले गए, इस वजह से इंडिया की नेट एफपीआई इतनी ज़्यादा फॉल हो गई। अब बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स हुए। जब भी किसी देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन पर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने साथ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा लेकर आता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अपने इम्पोर्ट्स की पेमेंट के लिए। हमें ऑयल परचेज करने के लिए या अपनी नेसेसरी इम्पोर्ट्स के लिए लोन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो। दूसरा बेनिफिट है कि एफडीआई से देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। जब भी कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आकर कोई प्लांट लगाएगी तो सबसे पहले तो इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ आएगी। दूसरा, जब वो प्लांट सेटअप कर रही है तो उसको काम करने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, तो इंडिया में जॉब्स बढ़ेंगी, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से देश की नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी। इसके बाद एफपीआई हेल्प करता है इंडियन कंपनीज़ को कैपिटल रेज करने में। जब भी कोई इंडियन कंपनी अपना आईपीओ या एफपीओ लेकर आएगी तो उसको सब्सक्राइब करने वाले ना सिर्फ इंडिया तक सीमित रहेंगे बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक तरह से इंडियन कंपनीज़ के लिए सब्सक्राइबर का बेस इंक्रीज़ हो गया है कि अब ज़्यादा लोग उसके शेयर्स को डिमांड कर सकते हैं, तो उसको ज़्यादा कैपिटल रेज करने में हेल्प मिलेगी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक और बेनिफिट जो इंडिया की इकोनॉमी को हुआ वो था इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्रीज़ होना। ग्राफ में आप देख सकते हो कि किस तरह से 1991 से लेके 2020 तक इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। 1991 में इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी कम हो गई थी कि हम लोग सिर्फ 3 हफ्ते की इंपोर्ट की पेमेंट कर सकते थे। 1991 में इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थी 5.8 बिलियन डॉलर्स, जो कि इंक्रीज होके जून 2020 में हो गई है 501 बिलियन डॉलर्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ती हैं जब उस देश की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस देश में ज़्यादा आता है। इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो यानी कि हम जितना एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम इंपोर्ट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्सपोर्ट से तो नहीं आ रही हैं। इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ रही हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मदद से। जब ज़्यादा कंपनीज इंडिया में निवेश करेंगी तो इंडिया में विदेशी मुद्रा आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि विदेशी कंपनी इंडिया में ज़्यादा निवेश करती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन कंपनीज जो विदेश में निवेश कर रही हैं। तो जो एक्सेस मनी हमारे पास बचता है, एक्सेस फॉरेन करेंसी जो बचती है, वो सारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में चली जाती हैं। हम ग्राफ में देख सकते हैं कि 2008 तक इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही थी। मार्च 2008 में इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया की एक्सटर्नल डेट से कहीं ज़्यादा थी।
एक्सटर्नल डेट का मतलब होता है कि इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के सिटीजन्स को मिला के हमने बाहर के देशों से कितना लोन ले रखा है। अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी एक्सटर्नल डेट से ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग अच्छी सिचुएशन में हैं, हम आराम से विदेशी लोन को पे कर सकते हैं। मार्च 2008 के बाद इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एकदम से फॉल हो गई। रीज़न था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 2008 में इंडिया की एफपीआई एकदम से फॉल हो गई, यानी इंडिया से विदेशी मुद्रा बाहर जा रही थी, जिसकी वजह से इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एकदम से कम हो गई। क्राइसिस खत्म होने के बाद इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फिर से इंक्रीज होने लगी। एक और पॉजिटिव पॉइंट हम लोग यहाँ नोट करेंगे कि 1991 में इंडिया सिर्फ 3 हफ्ते की इंपोर्ट की पेमेंट कर पा रहा था, यानी इंडिया का इंपोर्ट कवर था 3 हफ्ते का। 2007-8 में इंपोर्ट कवर इंक्रीज होके हो गया था 14 महीने का, यानी कि हम 14 महीने की इंपोर्ट की पेमेंट कर सकते थे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से। अभी 2020 में इंपोर्ट कवर है 11 महीने का, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्यूमुलेट नहीं हो तब भी हम लोग 11 महीने की पेमेंट आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की एक्सटर्नल डेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल डेट का मतलब है कि एक कंट्री को कितनी पेमेंट करनी है फॉरेन क्रेडिटर्स को। इसमें सारे फॉरेन लोन्स आ जाएंगे, भले ही वो इंडिया की गवर्नमेंट ने लिए हो या इंडिया की कंपनीज ने लिए हो या फिर वो इंडिया के सिटीजन्स ने लिए हो। इसके अलावा फॉरेन क्रेडिट भी एक्सटर्नल डेट का हिस्सा है। 1991 के क्राइसिस के दौरान इंडिया की एक्सटर्नल डेट हर साल $8 बिलियन की दर से बढ़ रही थी। इसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया, हमारे देश में विदेशी निवेश आने लगा, हम एक्सपोर्ट्स करने लगे, जिसकी वजह से हमने फॉरेन एक्सचेंज कमाया, यानी विदेशी मुद्रा कमाई, और उसी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल हमने किया अपनी एक्सटर्नल डेट की पेमेंट के लिए। और यही रीज़न था कि 1993-94 में हमारी एक्सटर्नल डेट सिर्फ $1 बिलियन की दर से बढ़ी, और उसके अगले ही साल 1994-95 में हमारी एक्सटर्नल डेट कम होने लगी। हमारी डेट $300 मिलियन कम हो गई थी 94-95 में। इसके बाद इंडिया की एक्सटर्नल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी कम होने लगा। 1991 में इंडिया की एक्सटर्नल डेट जीडीपी का 28.7% थी, जो कि 2017-18 में अब 20% हो गई है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया को एक और बेनिफिट जो हुआ वो था एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ होना। एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ ग्लोबलाइजेशन के 3 रीजंस की वजह से था। सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी एक फॉरेन एमएनसी इंडिया में आकर निवेश करेगी, यहाँ आकर एक फैक्ट्री या प्लांट सेटअप करेगी, तो उस प्लांट में काम करने के लिए इसको वर्कर्स भी चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी क्योंकि फॉरेन एमएनसी इंडिया में आके प्रोडक्शन कर रही हैं। दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब भी एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की कंपनी में निवेश करेगा तो इसका मतलब है कि इंडिया की कंपनी को वो इन्वेस्टर कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, और इस कैपिटल का इस्तेमाल करके ये इंडियन कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वजह से इनडायरेक्टली हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इंक्रीज़ का एक और कॉज है एक्सपोर्ट प्रमोशन। जब हम लोग एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे तो इंडिया के बिजनेसेस के लिए मार्केट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वो ना सिर्फ इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस करेंगे बल्कि वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे, यानी एक तरह से प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उनको ज़्यादा वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी। यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स जो इंडिया ने लिए उसके वजह से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बढ़ रही हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर था एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। जब हमने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया तो हमने ना सिर्फ फॉरेन बिजनेसेस को बढ़ावा दिया इंडिया में आकर निवेश करने के लिए, बल्कि हमने इंडियन बिजनेस यूनिट्स को भी परमिशन दे दी कि वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके। तो एक तरह से इंडिया के बिजनेस यूनिट्स के लिए पोटेंशियल मार्केट इंक्रीज़ हो गया। अब वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं।
और यही रीज़न था कि इंडिया की कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, इन सब कंपनीज ने अपना बिजनेस बाहर के देशों में एक्सपैंड किया। नेक्स्ट इम्पैक्ट है कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट होना। जब हमने विदेशी निवेशकों को परमिशन दे दी इंडिया के कैपिटल मार्केट में निवेश करने के लिए, तो एक तरह से हमारे इंडियन कैपिटल मार्केट का इन्वेस्टर बेस इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं इंडिया की कंपनीज की सिक्योरिटीज़ बाय और सेल करने के लिए। तो जब भी कोई इंडियन कंपनी अपने आईपीओ या एफपीओ लेकर आएगी तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स अवेलेबल होंगे उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेशक इंडिया के कैपिटल मार्केट में निवेश करें, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए हैं ताकि कैपिटल मार्केट में निवेश करना आसान हो जाए इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी। नेक्स्ट इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी फॉरेन एमएनसीज इंडिया में आकर प्रोडक्शन कर रही हैं और ये अपने साथ लेकर आती है फॉरेन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन करने की नई तकनीक, और ये तकनीक कुछ समय के बाद इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी अवेलेबल हो जाती है क्योंकि जो इंडियंस इस एमएनसी में काम कर रहे हैं, इस फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। इस नई तकनीक की वजह से जो कि फॉरेन एमएनसीज इंडिया में लेकर आई हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि कम कॉस्ट पर हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट पर भी असर पड़ा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुई और जैसे ही किसी देश में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो सपोर्टिंग सर्विसेज की ज़रूरत भी इंक्रीज़ होने लगती है। जैसे ही फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर बिजनेस करती हैं तो वो डिमांड करेंगी कुछ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की ताकि वो अपने हेड ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकें, इंश्योरेंस सर्विसेज की, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की। तो एक तरह से इन सारे सर्विसेज की डिमांड इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो गई। इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज तो डिमांड कर ही रही थी इन सर्विसेज की, इसके साथ साथ फॉरेन कंपनीज भी इन सर्विसेज की डिमांड करने लगी, जिसकी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो होना शुरू हुआ। अगर हम इंडिया में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें जीडीपी में तो 1991 में वो 41% था, जिसको अब हमने इंक्रीज़ कर दिया है 61.5% तक। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ी। जाहिर सी बात है, जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन में हमने फॉरेन एमएनसीज़ को अलाउ कर दिया इंडिया में आकर अपने गुड्स सेल करने के लिए। इन फॉरेन एमएनसीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम रहता है, तो ये अपने गुड्स को कम प्राइस पर ऑफर कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि इंडियन कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी गुड्स अवेलेबल हैं कम प्राइस पे। तो अब लोअर इनकम ग्रुप्स जो हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। तो एक तरह से इनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने इंक्रीज़ कर दिया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जैसे ही हमने फॉरेन कंपनीज़ को अलाउ कर दिया इंडियन मार्केट में एंटर करना, इंडियन मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया और नुकसान हुआ इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को आदत थी एक कम्प्लीटली प्रोटेक्शनिस्ट इन्वायरमेंट में काम करने की। 4 डेकेड्स तक हमने फॉरेन कंपनीज़ को अलाउ नहीं किया था इंडियन मार्केट में एंटर करना, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को आदत ही नहीं थी इस तरह के सीवियर कंपटीशन की। इसी वजह से इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को डिसएडवांटेज थी इस कंपटीशन में। 3 तरह की डिसएडवांटेजेस थी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। सबसे पहले डिसएडवांटेज थी साइज़ डिसएडवांटेज। इंडिया की इंटरप्राइजेस छोटे साइज़ की थी एज़ कम्पेयर टू एमएनसीज़। एमएनसीज़ के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो लॉसेस को काफ़ी लंबे समय तक बेयर कर सकती थी। अब अगर ये एमएनसीज़ बहुत सस्ते में आकर इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है इतने कम प्राइसेस में कि इनको लॉस हो, तब भी ये काफ़ी लंबे समय तक इन लॉसेस को झेल सकती है। लेकिन इंडिया के इंटरप्राइजेस उस प्राइस को मैच नहीं कर सकते थे। अगर वो इतने कम प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो उनको लॉस होगा और वो काफ़ी लंबे समय तक बिजनेस में नहीं रह पाएंगे और वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे।
इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को एक और डिसएडवांटेज थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। फॉरेन एमएनसीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम था, तो ये एमएनसीज कम प्राइस पे अपने गुड्स को सेल कर सकती थी और इन प्राइसेस पर इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ अपने गुड्स को सेल नहीं कर सकती थी और वो आउट ऑफ बिजनेस हो रही थी। इसके अलावा एमएनसीज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंडियन एंटरप्राइजेस के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से काफ़ी कम था, यानी कि एमएनसीज को सस्ते लोन अवेलेबल थे एज़ कम्पेयर टू इंडियन एंटरप्राइजेस। रीज़न ये था कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली काफ़ी हाई थे एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट था इनइक्वालिटीज़ में इंक्रीज़ होना। ग्लोबलाइजेशन जनरली एमएनसीज और लार्ज कॉरपोरेशंस को बेनिफिट करता है। एमएसएमई सेक्टर और लोकल बिजनेसेस को ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बल्कि उनको नुकसान होता है क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं लार्ज कॉरपोरेशंस और एमएनसीज के साथ, और इसके वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में फॉरेन कंपनीज़ का डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रहा है। छोटे बिजनेस हाउसेस बंद हो रहे हैं क्योंकि वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में कुछ एक एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर फॉरेन एमएनसीज इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में रीजनल डेवलपमेंट में इम्बैलेंस आ रहा है। कुछ एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं लेकिन बाकी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको डेवलपमेंट का मौका नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि फॉरेन एमएनसीज वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती हैं जहाँ से उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फॉरेन कंपनी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करना चाहेगी क्योंकि उसको टैक्स में छूट मिलती है, या फिर वो एक ऐसे स्टेट में बिजनेस करना चाहेगी जहाँ पर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जैसे कि गुजरात या कर्नाटका। इसके अलावा ये एमएनसीज वहाँ पर भी बिजनेस सेटअप करना चाहेंगी जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप्ड अवेलेबल हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से ग्लोबलाइजेशन से डेवलपमेंट का बेनिफिट हमारी कंट्री के हर रीजन को नहीं मिल पाया है। कुछ एरियाज़ डेवलप हो गए हैं और कुछ एरियाज़ बैकवर्ड रह गए हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। रीज़न ये है कि जो फॉरेन एमएनसीज हैं ये अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम रखना चाहती हैं, जिसकी वजह से ये लेबर को कम वेजेस ऑफ़र करती हैं, जॉब सिक्योरिटी ये ऑफ़र नहीं करती हैं। अगर प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म के लिए भी कम हो जाता है तो एमएनसीज ले ऑफ कर देती हैं लेबर को, ताकि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम रहे। इसके अलावा अपने कॉस्ट को कम रखने के लिए एमएनसीज अच्छी वर्किंग कंडीशंस या टर्म्स भी प्रोवाइड नहीं करती है अपने लेबर को। जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू किया तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि इंडिया के कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज बेटर टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी लेकर आएंगी इन सेक्टर्स में। लेकिन जो एक्चुअली देखा गया, ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला कंज्यूमर गुड सेक्टर को। सबसे ज़्यादा कंपनीज जो इंडिया में आकर निवेश कर रही हैं वो कंज्यूमर गुड सेक्टर में आकर कर रही हैं। इस वजह से जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स थे जैसे पावर सेक्टर या स्टील इंडस्ट्री, इन सब में ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिन्होंने इन सेक्टर्स में निवेश किया है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो बेनिफिट्स थे ग्लोबलाइजेशन के वो मिले हैं इंडिया की अर्थव्यवस्था को, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो झेलने पड़े इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। यानी कि इंडिया की अर्थव्यवस्था को बेनिफिट हुआ ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन से। इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।